नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। अब से 40 घंटे के बाद पार्लियामेंट की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने वाला है, आज मैं आपको उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग की नई तस्वीरें दिखाऊंगा। नया संसद भवन इतना भव्य है, इतना सुंदर है और इतना आधुनिक बना है कि विरोधी दलों के नेता भी उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अब इतिहास को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने लोकसभा में सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को स्थापित करने का विरोध किया। कांग्रेस का कहना है कि सेंगोल का पावर ट्रांसफर से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रतीक तमिलनाडु के संतों ने पंडित नेहरू को गिफ्ट किया था। अंग्रेजों ने आजादी के वक्त सेंगोल के जरिए पावर ट्रांसफर नहीं किया था, इसलिए इसे इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। जवाब में बीजेपी ने कहा, चूंकि सेंगोल हिंदू शैव परंपरा का प्रतीक है, शिव के उपासकों की तरफ से गिफ्ट किया गया था, सेंगोल पर स्वयं नंदी विराजमान है, इसीलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, क्योंकि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। तो आज मैं बताऊंगा कि सेंगोल की हकीकत क्या है। उस परिवार की बात सुनवाऊंगा जिसने 1947 में आजादी के वक्त पंडित नेहरू को दिए गए सेंगोल को बनाया था। आपको उस रिसर्चर की बात सुनवाऊंगा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेंगोल के बारे में लिखा था और सेंगोल को खोजकर इसे सम्मान देने का सुझाव दिया था। सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देता हूं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की नई तस्वीरें, भव्य तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को जिस नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करेंगे, वो बिल्डिंग नए भारत की तस्वीर है। आधुनिक और भव्य भारत के शक्तिशाली लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करती है। नए संसद भवन का कैंपस 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। यह पुराने पार्लियामेंट हाउस से 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है। इसमें प्रवेश के 3 द्वार होंगे। पुराने संसद भवन में पार्लियामेंट के गेट अपने नंबर से जाने जाते थे, लेकिन नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वारों के 3 अलग अलग नाम होंगे। पहले गेट का नाम ज्ञान द्वार रखा गया है, दूसरे का शक्ति द्वार और तीसरे गेट का नाम कर्म द्वार होगा। नए संसद भवन में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अम्बेडकर और चाणक्य की ग्रेनाइट की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। यह शानदार इमारत सिर्फ 21 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई है। इसे बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। नए पार्लियामेंट हाउस में बिजली की खपत का ज्यादातर हिस्सा सोलर एनर्जी से पूरा किया जाएगा। नया पार्लियामेंट हाउस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन्स ने किया है। नए संसद भवन में लोकसभा, राज्यसभा और कॉन्स्टिट्यूशन हॉल बनाए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में भारत की लोकतांत्रिक विरासत को दिखाया जाएगा। यहीं पर देश के संविधान की ओरिजिनल कॉपी को रखा जाएगा। नए पार्लियामेंट हाउस में सभी सांसदों को अलग अलग ऑफिस दिए जाएंगे। इन ऑफिसेज में आधुनिक डिजिटल सुविधाएं होंगी, जिससे पूरा का पूरा काम पेपरलेस हो सके। नए संसद भवन में सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, पार्लियामेंट्री कमेटीज के लिए कई कमरे, डाइनिंग रूम और पार्किंग की बेहतर व्यवस्था होगी। नए पार्लियामेंट हाउस के दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग थीम पर बनाया गया है। नई लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर है। लोकसभा ट्रायंगुलर शेप में बनाई गई है। इसमें 888 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था होगी। नए पार्लियामेंट हाउस में कोई सेंट्रल हॉल नहीं बना है, इसलिए पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन लोकसभा के हॉल में ही होगा। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में इतनी कम जगह थी कि वहां लोगों के बैठने के लिए अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती थी, लेकिन नए संसद भवन की लोकसभा में 1200 से ज्यादा लोग आराम से बैठ सकेंगे। नए पार्लियामेंट हाउस में राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर बनाया गया है। अब राज्यसभा में 384 मेंबर्स के आराम से बैठने की व्यवस्था होगी। राज्यसभा के पुराने सदन में केवल 250 सांसद बैठ सकते थे। पुराने संसद भवन में बैठने की जगह और आधुनिक सुविधाओं की कमी के कारण पार्लियामेंट के मेंबर्स की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता था।
पार्लियामेंट के मेंबर्स की संख्या बढ़ाने पर 2026 तक के लिए रोक लगी है। उसके बाद जब लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी तो नए सदस्यों के सिटिंग अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। नई संसद में कामकाज शुरू होने के बाद पुराने संसद भवन की इमारत में संसद भवन का म्यूजियम बनाया जाएगा। यह काम तब शुरू होगा जब संसद की बैठक नए पार्लियामेंट हाउस में शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए संसद भवन का वीडियो जारी किया, लोगों से अपील की वो इस पर अपनी राय दें। मोदी ने ट्वीट किया, ये एक आइकॉनिक इमारत है और देश का हर नागरिक नए पार्लियामेंट हाउस को देखकर उस पर गर्व करेगा। वैसे तो कांग्रेस समेत 20 विपक्षी दलों ने नए पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन के बहिष्कार का ऐलान किया है। इनमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। लेकिन आज जब पार्लियामेंट की तस्वीरें सामने आई तो उमर अब्दुल्ला खुद को इस बिल्डिंग की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा कि पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बेहद शानदार है। इसको लेकर चल रहा सियासी विवाद एक तरफ है, लेकिन नया संसद भवन बहुत अच्छा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे तो बाकी सदस्यों के साथ अक्सर चर्चा करते थे कि पुरानी बिल्डिंग की जगह नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है, और अब जब नया संसद भवन तैयार हो गया है जो बेहद शानदार है तो इसका स्वागत होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की तारीफ तो की, लेकिन वो इसके उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसीलिए आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, विपक्ष को जिद छोड़नी चाहिए। राजनीति के मौके और भी मिलेंगे, लेकिन यह मौका सियासत का नहीं, जश्न का है। इस ऐतिहासिक मौके पर विपक्ष को भी इसका गवाह बनना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा, जहां तक राष्ट्रपति के अपमान का आरोप है तो 28 मई को संसद का सत्र नहीं बुलाया गया है, संसद की नई इमारत का उद्घाटन होगा, इसलिए विपक्ष का विवाद बेवजह है। राजनाथ सिंह ने कहा कि वो विरोधी दलों के नेताओं से अपील करते हैं कि वो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल हों। आगामी 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहे हैं। नया संसद भवन भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे, और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। राजनाथ सिंह ने अच्छी अपील की, बड़े विनम्र भाषा में अपील की, लेकिन इस मुद्दे पर विरोधी दलों का नेतृत्व कर रही कांग्रेस अड़ी हुई है। कांग्रेस ने राजनाथ सिंह की अपील को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन आज एचडी देवेगौड़ा के बेटे और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस को सलाह दी कि वो नए संसद भवन का उद्घाटन को अटेंड करें, इसका बॉयकॉट न करें, क्योंकि कांग्रेस ने कहा था कि जेडीएस को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इस पर कुमारस्वामी ने कहा कि जेडीएस कांग्रेस की गुलाम नहीं है जो उनकी हर बात को माने। कांग्रेस का विरोध सियासी है। अगर कांग्रेस को दलित और आदिवासियों के सम्मान की इतनी ही चिंता होती तो कांग्रेस राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार न उतारती। हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं। हम अपने फैसले खुद लेंगे। हम कांग्रेस के पीछे पीछे क्यों चलें? इसकी क्या जरूरत है?
आज तो वो लोग राष्ट्रपति के सम्मान के लिए बेहद फिक्रमंद हैं। उनके सम्मान को चोट पहुंचने की बातें कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं दलों ने तब राष्ट्रपति के सम्मान के बारे में नहीं सोचा जब चुनाव हो रहे थे। अब वो लोग राष्ट्रपति के नाम का सिर्फ अपनी सियासत के लिए दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं, क्या वो भविष्य में संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे? आज वो बहिष्कार कर रहे हैं, ठीक है, भविष्य में वो क्या करेंगे? फिर तो वो इसी संसद में बैठेंगे। असल में वो हर वक्त लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में लगे रहते हैं, जिससे कुछ लोगों के वोट हासिल कर सकें। यही चल रहा है। कांग्रेस ने कहा यह सही है कि जेडीएस कांग्रेस की गुलाम नहीं है, लेकिन यह भी सही है कि कुमार स्वामी को कांग्रेस को सलाह देने का कोई हक नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा ने कहा कि राष्ट्रपति पूरे देश की हैं, सरकार उनका अपमान कर रही है और विरोधी दल राष्ट्रपति के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका ओपिनियन है, उनके ओपिनियन पे हम अपना ओपिनियन क्यों दें साहब? हमने जो 20 राजनीतिक दलों ने जो कहना था वो कह दिया। जिसको शामिल होना है वो हो, जिसको नहीं होना वो ना हो। आप राष्ट्रपति के को ना बुलाने की बात कर रहे हैं, उस पर भी तर्क दे रहे हैं कि जब राष्ट्रपति के पद का चुनाव हो रहा था तो क्यों राष्ट्रपति के सामने चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने का एक कारण होता है कि हम अपनी बात को सार्वजनिक पटल पे रख सकें, अपनी विचारधारा को प्रचारित कर सकें। चुनाव जब हो जाता है उसके बाद निजी दुश्मनियां नहीं होती किसी से। वो अब सबकी राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान करने का फर्ज हम सबका है। मोदी जी का भी उतना ही है जितना हमारा है। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा राजनाथ सिंह की अपील पर विरोधी दल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर शरीक होने को तैयार है, लेकिन ये तभी होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों हो। मनोज झा ने कहा कि राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री उनकी बात सुनते हैं, इसलिए वो तो चाहते हैं कि राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री मोदी को समझाएं, उन्हें मनाएं, वो जिद छोड़ें, राष्ट्रपति से नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करवाएं। राष्ट्रपति का चुनाव होता है, गवर्नर नामित होता है, बस इतना ही मुझे कहना है, बाकी वो समझदार समझ लेंगे। मैं तो खुद राजनाथ सिंह जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप वरिष्ठ नेताओं में से, वरिष्ठतम नेताओं में से एक, प्रधानमंत्री जी को समझा दीजिए। और संसद महाजय की इमारत नहीं है ना साहब, एक व्यक्तिगत पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया आपने कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, उसका इनॉग्रेशन पीएम करेंगे या अमित शाह जी करेंगे या नड्डा जी करेंगे। ये इमारत आपके बाद भी रहेगी। इस इमारत का जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपके अंदर उद्घाटन वाली एक प्रवृत्ति 24 घंटे 7 दिन रहती है। प्रधानमंत्री जी की मर्जी है, जैसे उनकी मर्जी चलती है, बाकी चीजों में वो चला ले, लेकिन इतिहास बहुत निष्ठुर रिकॉर्डिंग करेगा इस दौर की। ये अच्छा नहीं होगा कि मोनार्की की छवियां, राजतंत्र वाली छवियां 24 घंटे 7 दिन देख रहे हैं। ये नहीं, हम तो बाबा साहब के बनाए संविधान, उसकी धाराओं के अंतर्गत अपनी सोच रखते हैं, और उसके अंतर्गत ये इजाजत नहीं देता है कि एग्जीक्यूटिव कब्जा कर ले लेजिस्लेचर पे। मैं तो अभी भी हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से विनती करूंगा, 48 घंटे अपनी हठधर्मिता छोड़िए, यह फैसला बदल दीजिए। इस फैसले से संविधान के साथ हमारा फासला बढ़ता है। कांग्रेस और दूसरे विरोधी दल इस बात पर अड़े हुए हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन अगर प्रधानमंत्री करेंगे तो ये राष्ट्रपति महोदया का अपमान होगा। इस इल्जाम का सबसे करारा जवाब दिया असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता आज आपकी अदालत में मेरे मेहमान थे। हिमंता 22 साल तक कांग्रेस से जुड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस को और गांधी परिवार को अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने कितनी बार कितनी राष्ट्रपतियों का अपमान किया, इसकी लिस्ट मेरे पास है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने गिनवाया कि कांग्रेस के शासन में किन किन राष्ट्रपतियों का कब कब अपमान किया गया। हिमंता का कहना है कि कांग्रेस को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला हैं। कांग्रेस तो सिर्फ उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है। आपकी अदालत में हिमंता ने पूछा, अगर कांग्रेस को वाकई में एक आदिवासी महिला के सम्मान की इतनी चिंता थी तो राष्ट्रपति के चुनाव में उनके खिलाफ यशवंत सिन्हा को क्यों खड़ा किया? आपने क्या किया जाइल सिंह जी का साथ, आपने क्या किया था? अगर आप राष्ट्रपति पद का इतना ही महिमा मंडित करते हैं तब आप जैल सिंह का साथ क्यों क्या किया था? याद कीजिए।
आप अगर इतना ही राष्ट्रपति पद का महिमा मंडित करते हैं, क्यों फखरुद्दीन अली अहमद को आप फोर्स किया था टू साइन द इमरजेंसी विदाउट इवन ए कैबिनेट डिसीजन? अगर आपको द्रौपदी मुर्मू जी के लिए इतना ही आपका प्यार मोहब्बत है, व्हाई यू हैव पुट जसवंत सिन्हा अगेंस्ट द्रौपदी मुर्मू? मोदी जी तो आप लोग सबका, राजनाथ सिंह जी तो आपको सबको फोन किया था कि देश का पहला आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने जा रहा है, आप कृपया करके सपोर्ट कीजिए। क्यों सपोर्ट नहीं किया? देश में तो एक नया मिसाल खड़ा हो जाता था। आपने एपीजे अब्दुल कलाम को क्या रिस्पेक्ट दिया था जब वो राष्ट्रपति रहा? आप हमेशा हिस्ट्री आपका हिसाब से लिखने चाहते हो। व्हाट ऑनर यू हैव गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन दे एग्जिस्टेड, दे वेयर, यू एग्जिस्टेड इन द पावर। और इसके बाद हिम्मता बिश्व शर्मा ने यह बताया कि कांग्रेस नए संसद भवन के उद्घाटन का विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा, मैं असली वजह जानता हूं। आपकी अदालत में हिम्मता ने कहा, गांधी परिवार नहीं चाहता कि उनके अलावा कोई और नए संसद भवन का उद्घाटन करे। उन्होंने कहा, गांधी परिवार कभी नहीं चाहेगा किसी और को ऐसा स्थान मिले। हिम्मता ने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आज तक इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। हिम्मता ने जो कहा उसकी एक झलक मैं आपको दिखा देता हूं। मोदी जी पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बनी है उसका उद्घाटन खुद करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं करने दे रहे। अरे भाई, आप ये बोलो कि हमारा दुख हो रहा है, हम उद्घाटन नहीं करने पा रहा हूं। उनका ट्रेजेडी यही है कि देखो, हमारा सामने इतना बड़ा गांधी परिवार का सामने नरेंद्र मोदी आके संसद भवन का उद्घाटन करेगा। दे हैव नॉट एबल टू रिकॉन्साइल विद द फैक्ट कि कोई लोग विदाउट ब्लेसिंग्स ऑफ गांधी फैमिली भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं। छत्तीसगढ़ असेंबली का उद्घाटन हुआ, सोनिया गांधी जी जाके उद्घाटन किया। वो क्या पोस्ट में था वो समय? असम असेंबली का फाउंडेशन स्टोन हुआ, तरुण गोगोई जी ने किया। तब क्यों राज्यपाल का याद नहीं हुआ? अब तमिलनाडु असेंबली का उद्घाटन किया, क्यों सोनिया गांधी जाके किया? सोनिया गांधी का क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन था? ये कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का डिबेट नहीं है, गलती में मत पड़िए। एक ही डिबेट है, दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट समबडी आउटसाइड द गांधी फैमिली कैन इनॉग्रेट दैट पार्लियामेंट हाउस। अगर यह संसद भवन कांग्रेस का समय में हो जाता था, दैट संसद भवन वुड नॉट हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय मनमोहन सिंह, इट वुड हैव बीन इनॉग्रेटेड बाय सो कॉल्ड यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी। हिम्मता बिश्व शर्मा कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं, 22 साल कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, इसलिए उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात की, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए। हिम्मता ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस ऐसे हर मौके पर इसी तरह की बातें करती है। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक के समय प्रूफ मांगा था, राम मंदिर का यह कहकर विरोध किया था कि राम का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था। हिम्मता ने कहा यह कांग्रेस की आदत है, जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो लोकतंत्र की बात करती है और जब चुनाव हारती है तो ईवीएम को दोष देती है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और जो पार्टियां पार्लियामेंट के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर रही हैं, उनमें ज्यादातर पार्टियां वो हैं जिन्हें कोई ना कोई परिवार चलाता है। आपकी अदालत का ये पूरा शो आप देख पाएंगे शनिवार रात 10 बजे। अब लोग कहते हैं कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा करने के बाद में बहुत समझदार हो गए हैं, बदल गए हैं। 55 साल में कौन मैच्योर्ड होने का रहता है? If a person takes 55 years to become matured only, तो काम कब करे? सोनिया गांधी जी को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं कि अपना बेटा को उन्होंने 55 साल दे दिया ओनली टू बिकम मैच्योर। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। कल तक कांग्रेस को इस बात पर एतराज था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने इस बात पर भी आपत्ति जता दी कि लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में सेंगोल स्थापित क्यों किया जा रहा है। सेंगोल एक तरह का राजदंड है। यह राजदंड
तमिल राजवंश में ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक था, जो सेंगोल स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया जाएगा, वो 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था। नेहरू जी को यह राजदंड तमिलनाडु के सबसे पुराने शैव मठ के पुजारियों ने सौंपा था। इसे ट्रांसफर ऑफ पावर यानी अंग्रेजों की तरफ से भारतीयों को सत्ता सौंपने के प्रतीक के तौर पर दिया गया। लेकिन आज कांग्रेस ने दावा किया कि सेंगोल के बारे में जो बात बताई जा रही है, ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं। जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा, 14 अगस्त की आधी रात को सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को दिया गया जरूर गया था, लेकिन ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक नहीं था। इसे सत्ता के हस्तांतरण के सिंबल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया था और बीजेपी सेंगोल को लेकर झूठा प्रचार कर रही है। आरजेडी ने भी सेंगोल पर सवाल उठाए। आरजेडी ने पूछा, लोकतंत्र में किसी राजदंड की क्या जरूरत है? फिर यह आरोप लगाया कि सेंगोल के जरिए बीजेपी देश पर मनुस्मृति थोपने की कोशिश कर रही है। सेंगोल के बारे में पूछने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संविधान के अनुच्छेद और अनुसूचियों की गिनती गिनानी शुरू कर दी और कहा, सेंगोल जैसे राजशाही प्रतीकों की जगह संसद में नहीं, संग्रहालय में है। भाजपा का मिडिल नेम होना चाहिए मुद्दा भटकाओ पार्टी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि देश के संसद का उद्घाटन होने जा रहा है, नया संसद है। अनुच्छेद 79 संविधान का कहता है संसद का मतलब है राष्ट्रपति, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति क्यों नदारद है? क्या एक अनुसूचित जनजाति की प्रथम महिला राष्ट्रपति को ये हक नहीं है कि वो देश की संसद का उद्घाटन करें? क्या एक दलित राष्ट्रपति को ये हक नहीं था कि इसका शिलान्यास करें? हर जगह मोदी जी को अपनी तस्वीर चिपकानी है और इसी के लिए मुझे लगता है और हम सबको लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये घोर अपमान है, ये लोकतंत्र पे प्रहार है। और इतिहास ये याद करेगा कि जब भारत के नए संसद का उद्घाटन हो रहा था तो समूचा विपक्ष एक स्वर में इनके खिलाफ खड़ा था। और एक ये भी बात सच है कि मोदी जी ने लोकतंत्र की जिस तरह से हत्या करी है, इसका ये एक और नया प्रमाण है। हम राजशाही में नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर हमारे और आप जैसे लोग अपना वोट डालकर करते हैं। क्या डंडा और क्या राजशाही का प्रतीक, सब बेकार की बातें हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर करना जनता का हक है और जनता करती है। ये सारे जो चीजें हैं उनकी जगह संग्रहालयों में है और संग्रहालय में होने चाहिए। कांग्रेस ने सेंगोल को ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रतीक मानने से इनकार किया और उसको म्यूजियम में रखने की सलाह दी, तो बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। होम मिनिस्टर अमित शाह ने ट्विटर के जरिए ही कांग्रेस को जवाब दिया, कहा कि कांग्रेस ने एक बार फिर अपमानजनक बात की है। तमिलनाडु के थिरुवादुथुराई अधीनम शैव मठ ने सेंगोल की अहमियत के बारे में खुद बताया है। अमित शाह ने कहा, यह शर्मनाक बात है कि कांग्रेस सेंगोल के शानदार इतिहास को बोगस बता रही है। उन्होंने पूछा कि आखिर कांग्रेस को भारतीय परंपराओं और संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर हमला किया। कांग्रेस पर देश की ऐतिहासिक विरासत और परंपराओं के अपमान का आरोप लगाया। स्मृति ईरानी ने सेंगोल के विरोध को हिंदू विरोध बताया। स्मृति ने कहा कि कांग्रेस ने सेंगोल पर जो बयान दिया है उससे ऐसा लगता है कि वो हिंदू धर्म, शैव परंपरा और संस्कृति के खिलाफ है। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन का बहिष्कार देश के नागरिकों का बहिष्कार है। सेंगोल के इस स्वर्णिम और बहुत ही वंदनीय प्रतीक का अपमान करना राष्ट्र के सांस्कृतिक इतिहास का अपमान है। तो क्या कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये वक्तव्य है कि वो महादेव के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो नंदी महाराज के विरुद्ध है? क्या कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि वो मठ के विरुद्ध हैं, मंदिर के विरुद्ध हैं? क्या कांग्रेस का ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है?
कांग्रेस भले ही दावा करे कि सेंगोल ट्रांसफर ऑफ पावर का सिंबल नहीं है, 1947 में इसे इस मकसद से इस्तेमाल नहीं किया गया था, लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और कहते हैं। इस बात के प्रमाण हैं कि 1947 में आज़ादी के कार्यक्रम में सेंगोल को ट्रांसफर ऑफ पावर के सिंबल के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया था। 2021 में तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स पॉलिसी नोट जारी किया था। इसमें इस बात का जिक्र है कि चोल राजाओं के सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को 1947 की सेरेमनी में इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा 1947 में 25 अगस्त को अमेरिका की मशहूर टाइम मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था जिसमें सेंगोल के इस्तेमाल की बात लिखी गई थी। टाइम मैगजीन ने अपने आर्टिकल में लिखा कि एक सन्यासी ने सत्ता के प्रतीक राजदंड को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। आज केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने टाइम मैगजीन का वो आर्टिकल दिखाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने नेता पंडित नेहरू के इतिहास को ही झुठला रही है। ये आर्टिकल अमेरिका की टाइम मैगजीन का जो इशू था 25 अगस्त 1947 में छपा था। मैं चाहूंगा इसमें हमारे जो मित्र लोग हैं राजनीतिक दलों में जो इस विषय पे विरोध कर रहे हैं वो इस आर्टिकल को पढ़ें और थोड़ी जानकारी लें कि सेंगोल की क्या सिंबोलिज्म है, 1947 में क्या हुआ है और अभी ये जो विरोध का नाटक है वो इसके कारण वो अपने लोगों पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीके से विरोध कर रहे हैं। अब ये बात सही है कि 1947 में सेंगोल को ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस बात को देश ने भुला दिया, लेकिन 2021 में जब आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई तब इसकी चर्चा एक बार फिर शुरू हुई। तमिलनाडु की मशहूर डांसर और रिसर्चर पद्मा सुब्रमण्यम ने सेंगोल के इतिहास के बारे में तमिल मैगजीन तुगलक में पढ़ा। यह आर्टिकल सीनियर जर्नलिस्ट एस गुरुमूर्ति ने लिखा था। इसमें बताया गया था कि 1947 में जब सत्ता परिवर्तन का वक्त आया तो भारत के आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा, ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई प्रतीक हो तो 14 अगस्त की आधी रात के वक्त होने वाले समारोह में उसे इस्तेमाल किया जाएगा। पंडित नेहरू ने इस बारे में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से सलाह मांगी। राजगोपालाचारी ने तमिल ग्रंथों को स्टडी किया। तब उन्हें पता चला कि चोल राजा सेंगोल का इस्तेमाल ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए करते थे। फिर उन्होंने तमिलनाडु के तंजावुर में शैव मठ थिरुवादुथुराई के अधीनम यानी मुख्य पुजारी से बात की। अधीनम ने राजगोपालाचारी को सेंगोल के इतिहास के बारे में बताया। फिर चेन्नई के वुमुडी बंगारू ज्वेलर्स से सेंगोल बनवाया गया। इस सेंगोल को लेकर तंजावुर मठ के पुजारी दिल्ली आए। रिसर्चर पद्मा सुब्रमण्यम ने बताया कि उन्होंने गुरुमूर्ति का आर्टिकल ट्रांसलेट करके प्रधानमंत्री को भेजा, सेंगोल का पता लगाने की रिक्वेस्ट की। प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर सेंगोल की खोज शुरू हुई तो पता चला कि सेंगोल इलाहाबाद के म्यूजियम में रखा गया है। पद्मा ने कहा उन्हें खुशी है कि देश की ऐतिहासिक विरासत सेंगोल को अब नए पार्लियामेंट हाउस में रखा जाएगा। मैं खुद को रिसर्च स्कॉलर कहती हूँ। देश की संस्कृति के इतिहास के बारे में लिखती रहती हूँ। फिर भी मुझे सेंगोल के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि इतिहास की किसी भी किताब में, किसी भी दस्तावेज में इसका जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे लगा कि सेंगोल की जानकारी का प्रचार किया जाना चाहिए। तो मैंने तुगलक के पूरे लेख का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसको एक चिट्ठी के जरिए माननीय प्रधानमंत्री को ईमेल कर दिया। मैंने उनसे गुजारिश की कि सेंगोल जहां भी हो उसे ढूंढ निकाला जाना चाहिए और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर इसे जनता के सामने रखना चाहिए। ये पूरी चर्चा इस तरह शुरू हुई थी। हाँ, सेंगोल तमिल परंपरा का हिस्सा रहा है। जिसने भी तमिल साहित्य पढ़ा है उसे सेंगोल के बारे में पता होगा। हम इस नाम से वाकिफ हैं और अंग्रेजी में इसे सेप्टर कहते हैं। चेन्नई के जिस वुमुडी बंगारू ज्वेलर्स ने 1947 में सेंगोल बनाया था,
उसके पास आज भी उसकी एक रेप्लिका मौजूद है। अब कारोबार वुमड़ी परिवार की चौथी पीढ़ी के पास है, लेकिन उन्हें इस बात पर गर्व है कि सेंगोल उनके परिवार ने बनाया था। हम दोनों वुमड़ी परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। हम चेन्नई से ताल्लुक रखते हैं। पहले ये मद्रास प्रेसिडेंसी था। आप ये जो देख रहे हैं ये सेंगोल है। सेंगोल असल में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक होता है। ये दक्षिण भारत की खासियत है। ये सत्ता के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने का प्रतीक है। इसकी ओरिजिनल डिजाइन थिरुवादुथुराई अधिनम ने मेरे दादा और परदादा को बताई थी और इसे बनाने को कहा था, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाना था। ये सेंगोल की प्रतिकृति है और इसमें बहुत बारीक काम किया गया है। वुमड़ी बंगारू ज्वेलर्स फैमिली की चौथी पीढ़ी के मेंबर जितेंद्र ने बताया कि चोल राजाओं के लिए जो राजदंड बनाया जाता था उसमें सबसे ऊपर नंदी बने होते थे और नंदी के नीचे तमिल में श्लोक लिखे होते थे, जिसमें राजा से न्याय और राजधर्म का पालन करने की अपील होती थी। जितेंद्र ने कहा कि सेंगोल राजदंड नहीं, धर्मदंड है, जो शासक को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाता है। अब नए संसद भवन में सेंगोल स्थापित करने का मैसेज यही होगा। ये अगस्त 1947 में बनाया गया था। इसके ऊपर नंदी बने हुए हैं। नंदी असल में शैव संप्रदाय के प्रतीक हैं। चोल राजा भी शैव मत मानने वाले थे। चोल राजा इसका इस्तेमाल एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता देने के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। जब माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा था कि जब ब्रिटेन से भारत को सत्ता सौंपी जाएगी तो इसे भारत के संस्कारों के मुताबिक कैसे किया जाएगा, पंडित नेहरू ने इस बारे में सी राजगोपालाचारी से सलाह ली थी। चूंकि पंडित नेहरू को इस बारे में ठीक से पता नहीं थी, इसलिए उन्होंने राजा जी से ट्रांसफर ऑफ पावर के उचित सिंबल के लिए सलाह मांगी थी। राजा जी ने खुद भी कई किताबें पढ़ी, इतिहास की जानकारी ली और तब उन्हें पता चला कि सेंगोल का इस्तेमाल तो चोल राजा ट्रांसफर ऑफ पावर के तौर पर करते थे और राजदंड सौंपने का ये काम राजा के पुजारी किया करते थे। पुजारी ही नए राजा को राजदंड सौंपकर साम्राज्य पर राज करने की इजाजत देते थे। जब 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होगा तो पूजा पाठ के बाद सबसे पहले सेंगोल को ही लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु के तंजावुर शैव मठ के अधीनम यानी पुजारी उसी तरह पूजा पाठ, मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे, जैसे 1947 में पंडित नेहरू को सौंपा गया था। आज तमिलनाडु के मठ से आए पुजारियों ने 28 मई को होने वाले कार्यक्रम का रिहर्सल किया। साउथ दिल्ली में बने मलई मंदिर में पुजारियों ने परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की, सेंगोल की स्थापना का रिहर्सल किया, पुजारियों का ढोल ताशे के साथ स्वागत किया गया और इसके बाद पुजारियों ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। मलई मंदिर के संतों ने तमिलनाडु से आए अधीनम से मुलाकात की। रविवार को यही पुजारी संसद भवन में उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। सेंगोल को लेकर कांग्रेस को ऐतराज यह है कि इसका सत्ता के हस्तांतरण से, ट्रांसफर ऑफ पावर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंगोल पंडित नेहरू को तमिलनाडु के साधु संतों ने दिया था, न कि अंग्रेज वायसरॉय माउंटबेटन ने। मुझे लगता है मुद्दा यह नहीं है कि नेहरू जी को सेंगोल किसने दिया था। मुद्दा यह है कि 1947 में आजादी के वक्त नेहरू जी को सेंगोल क्यों दिया गया था। कांग्रेस के नेता इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सेंगोल चोल साम्राज्य में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, नए राजा को दिया जाता था। इस बात से भी कांग्रेस के नेता इनकार नहीं कर सकते कि 14 अगस्त 1947 को सेंगोल लेकर आए साधु संतों को ट्रेन से दिल्ली बुलाया गया था। अगले दिन भगवान को जिस जल से स्नान करवाया गया था वो जल भी स्पेशल प्लेन से दिल्ली मंगवाया गया था। यह भी इतिहास में दर्ज है कि साधु संतों ने पंडित नेहरू जी को सौंपने से पहले गलती से सेंगोल लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ में दे दिया था, इसलिए उसे फिर गंगा जल से शुद्ध करके पंडित नेहरू के हाथ में
आजाद भारत की निष्ठा के साथ शासन के प्रतीक के तौर पर दिया गया। इसलिए कहना कि इसका इतिहास से कोई मतलब नहीं है, ये मनगढ़ंत है, बिल्कुल गलत होगा। सवाल यह भी है कि इतनी पवित्र वस्तु को नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताकर 75 साल तक इलाहाबाद के संग्रहालय में क्यों रखा गया। अब अगर नरेंद्र मोदी ने इस सेंगोल को फिर से गरिमा लौटाई है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में स्पीकर के आसन के बगल में स्थापित करने का फैसला किया है, तो उसमें गलत क्या है, इसका विरोध क्यों, इसमें किसी का क्या नुकसान। ये तो देश का गौरव है। मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट काफी हो गया, विरोधी दलों ने अपनी सारी बातें दर्ज कर दी। अब बेहतर होगा इस सियासत को किनारे रखकर ऐतिहासिक मौके पर सभी दल उद्घाटन समारोह में शामिल हों। इससे पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज जाएगा। आज अरविंद केजरीवाल दिन भर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलने का इंतजार करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वक्त नहीं दिया। सुबह सुबह केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा था, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ वो कांग्रेस का सपोर्ट चाहते हैं, इस मामले में वो राहुल गांधी और खड़गे से मिलेंगे। उन्होंने इसके लिए वक्त मांगा। दोपहर में खबर आई कि खड़गे ने केजरीवाल को शाम 5:30 बजे का टाइम दिया है। खड़गे के घर पर शाम 4 बजे कर्नाटक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा के लिए मीटिंग शुरू हुई। राहुल गांधी भी पहुंच गए, तो लगा इस मीटिंग के बाद केजरीवाल को बुलाया जाएगा। लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से पूछा गया, केजरीवाल की खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कब होगी, तो केसी वेणुगोपाल ने कहा, कौन सी मीटिंग। उन्हें तो इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि केजरीवाल ने किसी मीटिंग के लिए फॉर्मल रिक्वेस्ट की है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, लेकिन पहले तो केजरीवाल की तरफ से बातचीत का औपचारिक प्रस्ताव आए, उसके बाद मुलाकात का वक्त तय होगा और कांग्रेस केजरीवाल के समर्थन के मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब यूनिटी के नेताओं से बात करके ही कोई फैसला लेगी। I don't know whether the formal request is come or not. We also see through the media reports. If a formal request come, definitely we are open about that. If the formal request came, we are open to discuss that, provided that we need to discuss our Delhi and Punjab unit people also. Certainly we are open to, because we already initially told, we are very much open for an alliance, open for a thing on ordinance issue. We will take a final call after discussing with the Delhi, Punjab units and our alliance partners. That is what we told earlier. We are still standing on that. But if an open request came from Kejriwalji's side, we will discuss it and we will inform him. केजरीवाल के समर्थन के मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस नेताओं की राय क्या है, ये अजय माकन, संदीप दीक्षित, प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा एक बार नहीं कई बार बता चुके हैं। मैंने आपको सुनवाया था। आज पवन खेड़ा ने इन सब की बातों को एक बार फिर से दोहराया। पवन खेड़ा ने कहा, केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं से वक्त मांगने से पहले माफी मांगे। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को लेकर पिछले कई साल में जो उल्टे सीधे बयान दिए हैं उस पर खेद जताएं। उन्होंने जिनसे समय मांगा उनका कार्यालय उन्हें जवाब देगा, उसमें तो हम नहीं बीच में बोलेंगे। लेकिन दिल पर हाथ रख के सार्वजनिक तौर पे अरविंद केजरीवाल को हमारे उन तमाम नेताओं से माफ़ी मांगनी चाहिए जिनके खिलाफ पिछले 9-10 सालों में उन्होंने अनर्गल, भद्दी, गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां की थी। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने, राहुल गांधी ने दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस के नेताओं की बात को तवज्जो दी तो केजरीवाल को मुलाकात का वक्त तो देंगे, लेकिन केजरीवाल को कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा इसकी उम्मीद कम है। जाहिर है न केजरीवाल माफी मांगेंगे और न कांग्रेस सपोर्ट करेगी। ये बात केजरीवाल भी जानते हैं, लेकिन वो मुलाकात का वक्त इसलिए मांग रहे हैं ताकि बाद में इल्जाम लगा सकें कि कांग्रेस विपक्ष की एकता में रोड़ा है। कांग्रेस की वजह से बीजेपी मजबूत हो रही है, यही कहेंगे केजरीवाल। केजरीवाल की पार्टी से जुड़ी एक राहत की खबर यह आई कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को हेल्थ ग्राउंड्स पर 10 जुलाई तक कंडीशनल बेल दे दी। सत्येंद्र जैन कल तिहाड़ जेल में गिर गए थे। उन्हें दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सत्येंद्र जैन एलएनजेपी के आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सत्येंद्र जैन अपनी पसंद के किसी भी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने जा सकते हैं, लेकिन वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस से जुड़े किसी गवाह से नहीं मिलेंगे, न किसी तरह का कोई बयान देंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को एम्स या आरएमएल के पैनल से जांच करवा के अपनी हेल्थ रिपोर्ट 10 जुलाई तक अदालत के सामने पेश करने को कहा। उसके बाद उनकी जमानत को आगे बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। आज एलएनजेपी से जो रिपोर्ट मिली उसमें कहा गया कि गिरने के कारण सत्येंद्र जैन के सिर में चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें ब्रेन इंजरी हुई है। ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट है। फिलहाल 4 डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड सत्येंद्र जैन का इलाज कर रहा है। तो उम्मीद करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि सत्येंद्र जैन जल्द स्वस्थ हो जाए। आज पश्चिम बंगाल में एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की फिल्म का आज ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज होने के थोड़ी देर बाद बंगाल की पुलिस ने फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को नोटिस भेज दिया। यह फिल्म पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हुए अत्याचार के इशू पर बनी है। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर वसीम रिजवी का दावा है कि उन्होंने सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाई है। इसमें किसी तरह की कोई सियासत नहीं है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर संतोष मिश्रा और प्रोड्यूसर वसीम रिजवी को वेस्ट बंगाल सरकार ने पुलिस की तरफ से लीगल नोटिस दिया है। फिल्म के जरिए बंगाल को बदनाम करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। फिल्म के डायरेक्टर संतोष मिश्रा का कहना है कि उन्होंने तो बस सच दिखाया है, लेकिन बंगाल की पुलिस उनके साथ आतंकवादियों जैसा बर्ताव कर रही है। हो सकता है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है उनकी हत्या हो जाए, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। सिनेमेटोग्राफी का एक्ट बताया गया है और उसमें इतनी जो धाराएं लिखी हुई हैं वो धाराएं जैसे कोई टेररिस्ट हूँ या मैं कोई बहुत बड़ा आतंकवादी या देशद्रोही हूँ, जबकि मैं एक डायरेक्टर हूँ, एक लेखक हूँ और ये फिल्म में फैक्ट्स पर काम कर रहा हूँ। मतलब सच्ची घटनाओं पर, जो बंगाल की सच्ची घटनाएं पिछले आज़ादी के बाद से अभी तक जो हुआ है, वहाँ का सोशल सिस्टम क्या है, वहाँ की पॉलिटिक्स कैसी है, वहाँ की जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, मेरा बेस वो है फिल्म का। और ममता दीदी का फिल्म में कोई रोल नहीं है। ममता दी जैसा कोई होगा सिम्बोलिकल अलग चीज़ है, लेकिन ममता जी को, अगर ममता दी पर फिल्म बनाऊंगा तो मुझे उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। मैं उन्हें क्यों दिखाऊंगा अपनी फिल्म में? तो उनके जैसा कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं किसी पॉलिटिशियंस को या ममता दीदी को या बंगाल को टारगेट करके नहीं काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे अंदेशा है कि मुझे बंगाल में ट्रैप करके फंसाया जा सकता है, जेल में मेरे साथ मिसबिहेव हो सकता है। मुझे जेल जाने में भी कोई डर नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो लड़ाई है हमारी सच्चाई को सामने लाने की, देश को बदलने की, समाज को बदलने की, वो लड़ाई जारी रहनी चाहिए। फिल्म के ट्रेलर को लेकर ममता की पार्टी में जबरदस्त गुस्सा है। पार्टी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह फिल्म बीजेपी का प्रोपेगेंडा टूल है। फिल्म के जरिए बीजेपी बंगाल में नफरत का माहौल बनाना चाहती है। ऐसी फिल्म बनाने वाले को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। बंगाल फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, ये भाजपा का एजेंडा वाला एक प्रोपागेंडा है, पूरा बेसलेस, झूठा, फॉल्स, कोई फैक्ट नहीं है। ओनली धर्म के नाम पे ये बीज ढलना, पॉइजन ढलना चाहते हैं। सिर्फ वो एकदम टारगेट करके बेसलेस, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स के ऊपर वो मैलाइन करना चाहते हैं। इसके साथ इंडस्ट्री का, फ्रीडम का कोई संपर्क नहीं है। वो कड़ी से कड़ी स्टेप होना चाहिए। मर्डर फर्डर नहीं, उसको जेल डालना चाहिए। मैं हैरान हूं, फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, किसी ने देखी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर जारी किया है। ट्रेलर देखकर कह रहे हैं कि फिल्म बनाने वालों को जेल में डाल देना चाहिए। फिल्म को सेंसर बोर्ड ने क्लियर किया है, इसलिए फिल्म रिलीज होने से पहले उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर को नोटिस भेजना ठीक नहीं है। ममता बनर्जी ने इससे पहले द केरला स्टोरीज पर बैन लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को गैर कानूनी बताया था और मुझे लगता है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुछ सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल आर्ट का, कल्चर का, साहित्य का, अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रदेश है। वहां पर इस तरह के बैन, इस तरह की पाबंदियां, इस तरह की धमकियां ठीक नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के मेरठ से आश्चर्य में डालने वाली तस्वीरें आई। नगर निगम के मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण के दौरान जमकर हंगामा हुआ और मारपीट भी हुई। असल में आज मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में पार्षदों का शपथ ग्रहण हो रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई।
वंदे मातरम शुरू होते ही वहां मौजूद सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन ओवैसी की पार्टी के पार्षद अपनी सीट पर बैठे रहे। बीजेपी के पार्षदों ने इसका विरोध किया। इसी बात को लेकर पहले कहासुनी हुई, फिर हाथापाई हुई और फिर मारपीट की नौबत आ गई। एआईएमआईएम ने इस मामले में बीजेपी के लोकल लीडर्स के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। एआईएमआईएम के लोकल लीडर फहीम चौधरी का आरोप है कि पूरी प्लानिंग के तहत उनके लोगों के साथ मारपीट की गई। फहीम चौधरी ने कहा वो राष्ट्रगान गा सकते हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आज शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, हमारे तमाम कार्यकर्ता और पार्षद आए हुए थे यहाँ पर। वंदे मातरम का प्रोग्राम शुरू हुआ, हम लोगों ने मान सम्मान के साथ खड़े हुए, लेकिन वो थोड़ी देर बाद बोले कि राजेंद्र अग्रवाल साहब और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कि ये गलत हो गया, दोबारा होगा। हम लोग दोबारा में बोले नहीं, पीछे कुछ कार्यकर्ता खड़े थे, बीजेपी के गुंडे थे, वो उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की। वो बोले जी तुमने क्यों नहीं बोला? हम बोले भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हम ये सब गाएंगे, ये आपका धार्मिक गीत हो सकता है लेकिन संवैधानिक गीत नहीं है। हम राष्ट्रीय गीत वो गाएंगे, सीना चौड़ा करके गाएंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, लेकिन आप हमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हमारे साथ कि हम ये लोग बोलें। तो इतना कहते ही इन्होंने हमारे साथ मारपीट की। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस वक्त हमारे कार्यकर्ताओं के साथ और पार्षदों के साथ मारपीट हो रही थी, उस वक्त मेयर साहब शपथ ले रहे थे अपनी, कि उनके लिए शपथ लेना जरूरी था। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा था कि कितना बवाल यहाँ मच रहा है और कार्यकर्ताओं के मारपीट कर रहे हैं। यानी कि ये सब प्री प्लान था और इन लोगों ने जानबूझ के हमारे साथ ये सब कराया था। बीजेपी के लोकल लीडर विनीत शारदा का कहना है कि वंदे मातरम गाने में दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा जो इस देश में रहकर राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं करेगा, वंदे मातरम का विरोध करेगा, उसे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। भारत में रह के वंदे मातरम का विरोध, भारत में रहते वंदे मातरम आचरण सही ना करना, ये भारत माता का अपमान है, ये देश की 140 करोड़ देवतुल्य जनता का अपमान है। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं इन अधिकारियों से भी कहता हूँ, आपने जिसको भी वंदे मातरम गाने के लिए आगे किया उनको माफी मांगनी चाहिए। और वंदे मातरम मेरे देश का एक राष्ट्र जो गीत है, ये गीत नहीं है, ये हमारी 140 करोड़ देवतुल्य जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और जिन लोगों ने वंदे मातरम का विरोध भी किया उनको मैं कहता हूँ कि वंदे मातरम भारत में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, और नहीं रहने में पाकिस्तान जाए। भाई समाजवादी पार्टी का कीड़े हैं ये लोग, ऐसे कीड़ों को हिंदुस्तान में रहने की आवश्यकता नहीं, ऐसे कीड़ों को पाकिस्तान अविलंब चले जाना चाहिए। मेरठ में जो हुआ वो ठीक नहीं है, ये तस्वीरें शर्मनाक हैं। अगर ओवैसी की पार्टी के पार्षद वंदे मातरम के गान के समय खड़े हो जाते, सम्मान दिखाते, तो इससे उनकी इज्जत, उनका मान कम नहीं होता। और अगर ओवैसी की पार्टी के लोग वंदे मातरम बस खड़े नहीं हुए थे तो बीजेपी के लोगों को उनसे मारपीट तो नहीं करनी चाहिए थी। ये मारपीट कोई देश के प्रति प्रेम का प्रतीक नहीं है। और किसी के लिए ये कहना कि वो पाकिस्तान चले जाएं, ये भी निहायत निंदनीय है। मुझे लगता है इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। दोनों तरफ से गलती हुई। मैं आपको याद दिला दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। इस शो में मैंने हिमंता से पूछा, आजकल पार्टियां तोड़ने वाले, सरकारें गिनाने वाले सारे एमएलए असम ही क्यों जाते हैं? मैंने पूछा क्या उन्होंने शिवसेना तोड़ने वाले एकनाथ शिंदे की मदद की थी? क्या उन्होंने झारखंड के एमएलएज को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर किया था? इन सारे इल्जामात पर हिमंता बिस्वा शर्मा की सफाई आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अब जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र तो भारत है ही, हम 6000 साल में हिंदू है, और जब तक सान सूरज रहेगा भारत में हिंदू सिविलाइजेशन ही रहेगा। हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ में इस बात की रेस लगी हुई है, कौन अपने आप को ज्यादा हिंदू, बड़ा हिंदू साबित करे। योगी जी बहुत बड़ा लीडर है, मेरा साथ कोई कंपेयर भी नहीं है। हम छोटे प्रदेश से आता हूँ, कहाँ यूपी कहाँ असम, लेकिन मैं असम में कुछ थाम के लिया हूँ और मैं करके दिखाऊं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी अफसर ने जो कारनामा किया, आज उसकी चर्चा पूरे देश में हुई। कांकेर डिस्ट्रिक्ट के फूड इंस्पेक्टर
राजेश विश्वास का फोन एक डैम में गिर गया तो महाशय ने फोन निकालने के लिए पूरा का पूरा डैम खाली करवा दिया। पता लगा कि पंखाजूर की परलकोट वाटर बॉडी में फूड ऑफिसर राजेश विश्वास सोमवार को छुट्टी मनाने आए थे। सेल्फी लेने के चक्कर में उनका महंगा मोबाइल फोन पानी में गिर गया। डैम ओवरफ्लो कर रहा था। मोबाइल निकालने के लिए उन्होंने गोताखोरों को उतारा, लेकिन पानी की गहराई 10 से 15 फीट थी, लिहाजा गोताखोर मोबाइल को नहीं ढूंढ पाए। इसके बाद 3 दिन तक पंप लगाकर फोन को निकालने के लिए पानी निकाला गया। 3 दिन तक सारे संसाधन लगाकर पानी कम किया गया, तब जाकर आज सुबह फोन मिला। एक मोबाइल निकालने के लिए 21 लाख लीटर पानी की बर्बादी कर दी गई। जब इसका वीडियो सामने आया तो हंगामा मच गया। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट करके इस घटना के बहाने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर निशाना साधा। मामला बढ़ा, प्रशासन एक्शन में आया, फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। फूड इंस्पेक्टर का मोबाइल जो है वो जलाशय में गिर गया था और जलाशय में गिरने की वजह से उन्होंने जो है उसका पानी खाली कराया और बिना किसी को सूचना दिए हुए। तो कल क्योंकि रात हो गई थी तो कल हम उसका जलाशय को देखने टीम नहीं भेज पाए थे। आज सुबह टीम गई थी और एसडीएम से उसका प्रतिवेदन हम लोग को मिला है, तो उसके आधार पर हमने फूड इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है और एसडीओ को हमने नोटिस दिया है। और एसडीओ इरिगेशन की सुपरविजन की कमी को भी दर्शाता है कि 2-3 दिन से वहाँ से पानी निकाला जा रहा था, उन्होंने इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए हम इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिख रहे हैं। इस समय इतनी गर्मी है, पानी बहुत ज़रूरी है और पानी को इस तरीके से हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ये तो मानवता के लिए भी ज़रूरी है और कभी जानवरों के लिए, किसी चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए पानी आवश्यक होता है, इसीलिए हम लोगों ने ये कार्रवाई की। लेकिन फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास सस्पेंड हो चुके हैं, पर उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। राजेश विश्वास बड़ी मासूमियत से बता रहे हैं कि उनका मोबाइल फोन 96,000 रुपए का था, बहुत महंगा था, और जिस पानी में उनका फोन गिरा वो किसी काम का नहीं था। राजेश विश्वास ने कहा कि उन्होंने पानी वेस्ट नहीं किया, डैम से निकालकर पानी को नहर में डाल दिया। हुआ क्या था, संडे के दिन था, छुट्टी का दिन था, दोस्तों के साथ यहाँ पे थोड़ा नहाने के लिए आया हुआ था। सेल्फी लेते वक्त यहाँ पे जो ओवरफ्लो टैंकी जो है, यहाँ स्केल वाइज से जो पानी आके स्टोर हो जाता है, तो वो पानी एक्चुअली नॉन यूजेबल है, तो उस पानी में मेरा मोबाइल गिर जाता है और वो 10 फीट गहरा पानी था। तो यहाँ के लोकल लोगों जो यहाँ पे और लड़के नहा रहे थे, उनके द्वारा कोशिश किया गया था मोबाइल निकालने की। चूंकि 10 फीट था इसलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया अगर यहाँ से अगर 2-3 फीट अगर पानी अगर कम होता ना तो हम लोग पक्का निकाल देते। चूंकि ये पानी यूजेबल नहीं था, मैं एसडीओ साहब को फोन किया, सर से थोड़ा चर्चा किया, एक रिक्वेस्ट किया, सर अगर ये पानी अगर मैं नहर में अगर यहाँ से निकाल के नहर में ही फेंक दूं पानी तो कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि पानी यहाँ से बाहर निकलने का कोई जरिया है नहीं। तो सर का कहना है ठीक है, अब 2-3-4 फीट अगर वहां से पानी निकाल के नहर में कर देते हो दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, किसानों को और ज्यादा वो पानी यूज होगा। तो वो सोच रख के मैं अपना मोबाइल कहीं ना कहीं इनके कहने के यहाँ के जो लोकल है इनके मदद से मैं अपने मोबाइल निकालने की कोशिश की। एक डीजल पंप लगा के कुछ पानी मैं यहाँ से निकाला 3 फीट के आसपास, उसके बाद मेरा मोबाइल फोन यहाँ से निकल गया। राजेश विश्वास ने कहा उन्होंने लोकल लोगों के कहने पर अफसरों की मंजूरी लेकर पानी निकलवाया, नहर में डाला, लेकिन गांव वाले कह रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। गांव वालों ने कहा इसी पानी से उनके खेतों की सिंचाई होती थी, अब इतना पानी बर्बाद कर दिया गया तो परेशानी तो होगी। हाँ, ये पूरा तो भरा हुआ था सर। कैसे खाली हो गया क्या पता, अब क्या किसी का साहब का मोबाइल गिर गया वहाँ पर, बिगाड़ पूछे हम लोग को जानकारी नहीं है। वहाँ पर यहाँ कौन सा गाड़ी लगा कर ना डीजल पंप लगा के ना ट्रैक्टर का गाड़ी लगा कर खींचे, उसको हमको मालूम नहीं था। आज मेरे को सचिव ने फोन किया कि नहीं एसडीएम साहब लोग और बुला रहा है आपको, उसके बाद आया हूँ। एसडीएम साहब तो पहचाना भी नहीं मेरे को। अच्छा। सरपंच को। अच्छा। अब दस्तखत लेके चले गया। ये हमको यहाँ का पानी गिरा, नुकसान हो ही गया, हम पूरा कितना पानी कर दिया। पानी बर्बाद हुआ है यहाँ? हाँ, कम से कम 10 फीट था। अच्छा। पानी पूरा निकासी हो गया। अच्छा। हमको जानकारी नहीं है। किसानों का नुकसान होगा इससे? इसको जरूर है भाई, किसान का नुकसान होना ही होना है। और नीचे का पानी हटाएगा तो ऊपर का नहर का तो पानी आएगा नहीं यहाँ। सिंचाई करने के लिए मतलब दिक्कत होगा। हाँ, सिंचाई करने की दिक्कत ही है। सब देख रहे हैं जबरदस्त गर्मी पड़ रही है,
छत्तीसगढ़ में पानी की कमी है, लोगों को पीने का पानी मुश्किल से मिलता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है और एक सरकारी अफसर अपने फ़ोन के चक्कर में 21 लाख लीटर पानी की बर्बादी कर दे, इसे कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? और फिर उसे इस बात का एहसास भी ना हो कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। ऐसे अफसर के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए जो दूसरों के लिए नजीर बने। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि आपकी अदालत में कल मेरे आपसे मुलाकात होगी और इस बार मेरे मेहमान हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता से मैंने पूछा, कांग्रेस से उन्हें इतना कुछ दिया, फिर उन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या अपने ऊपर लगे केसेस हटवाने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए? उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बेवफाई क्यों की? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे कल रात 10 बजे आपकी अदालत में। 22 साल कांग्रेस में रहे, आप लीडर बने कांग्रेस की वजह से और चीफ मिनिस्टर बनने के लिए जाकर बीजेपी की गोद में बैठ गए। आपको राहुल गांधी से प्रॉब्लम है? ये डिसरेस्पेक्ट नहीं है आप जब आप कहते हैं कि ये प्रूफ दो कि आपके पिता कौन है? मुसलमान का बेटा क्या बनेगा, कहां पढ़ेगा, ये आप थोड़ी तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। झारखंड में सरकार गिराने के लिए एमएलए को 10-10 करोड़ ऑफर किए। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।